नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। सौरभ शर्मा मामले में 6 दिन की लोकायुक्त की रिमांड पूरी होने के बाद 14 दिनों की रिमांड पर अब उसको भेजा गया। न्यायालय में पहले उसको पेश किया गया, करीब 1.5 घंटे तक सुनवाई चली और फिर जुडिशियली रिमांड पर उसे 14 दिन के लिए भेज दिया गया। बेनामी संपत्ति मामले में गिरफ्तार सौरभ शर्मा और उसके 2 अन्य साथी चेतन, शरद को लोकायुक्त पुलिस द्वारा न्यायालय में पेश किया गया। करीब 1.5 घंटे तक चली जिरह के दौरान न्यायालय ने 14 दिन के लिए तीनों को जुडिशियली रिमांड पर भेज दिया है। गौरतलब है कि 6 दिन पहले सौरभ शर्मा ने न्यायालय के बाहर आकर खुद सरेंडर किया था। सरेंडर के बाद 6 दिनों के लिए उसको लोकायुक्त की रिमांड पर भेजा गया था। आज जब न्यायालय में पेश किया गया तो माना जा रहा था कि ईडी रिमांड मांगेगी, लेकिन ईडी ने रिमांड नहीं ली। इसके बाद सौरभ शर्मा सहित उसके दोनों साथियों को जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया है। माना जा रहा है कि 14 दिनों की रिमांड के दौरान सौरभ शर्मा और उसके साथी कई सारे राज उगलेंगे, क्योंकि 300 से अधिक बेनामी संपत्तियों का मामला है, जिसको लेकर पुलिस और ईडी, लोकायुक्त सभी एजेंसियां। आज संपत्ति मामले में सौरभ शर्मा ने 6 दिन पहले सरेंडर किया था। उसके बाद 6 दिनों तक रिमांड पर उससे पूछताछ की गई और उसके बाद अब जुडिशियली पर 14 दिनों तक उसको रिमांड में भेजा गया है। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट ने यात्री संख्या मामले में प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट जनवरी 2025 में यात्रियों के सफर और उड़ान की संख्या में प्रदेश के अन्य एयरपोर्ट से अव्वल रहा। इंदौर एयरपोर्ट से जनवरी के माह में 3,77,000 से ज्यादा यात्रियों ने सफर किया और इस दौरान 2800 से अधिक फ्लाइटों ने उड़ान भी भरी है। इंदौर की यह संख्या भोपाल एयरपोर्ट के मुकाबले डबल है। भोपाल एयरपोर्ट से 1,51,000 से अधिक यात्रियों ने सफर किया है, जबकि जनवरी 2025 में ग्वालियर एयरपोर्ट से करीब 30,000 तो जबलपुर एयरपोर्ट से तकरीबन 38,868 से ज्यादा यात्रियों ने सफर किया है। इस लिहाज से देखें तो प्रदेश में इंदौर एयरपोर्ट सबसे आगे है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ द्वारा तैयार की गई जनवरी की रिपोर्ट में इस रिकॉर्ड का खुलासा हुआ है। गौरतलब है कि इसके पहले इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट द्वारा यात्रा सुविधा मामले में भी दूसरा स्थान प्राप्त किया था। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। ग्वालियर के टेकनपुर में स्थित बीएसएफ ट्रेनिंग अकादमी में पहुंचे 9 फर्जी अभ्यर्थियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। इस मामले का खुलासा उस समय हुआ जब परीक्षा पास कर ये अभ्यर्थी 21 से 25 जनवरी के बीच बीएसएफ की टेकनपुर अकादमी स्थित ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचे, लेकिन जब इनके दस्तावेज और बायोमेट्रिक जांच हुई तो उस दौरान ये फर्जीवाड़ा पकड़ा गया, जिसके बाद बीएसएफ के अधिकारियों ने बेलुगा थाना पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने फर्जीवाड़ा का मामला दर्ज कर सभी को पकड़ लिया। पकड़े गए अभ्यर्थियों ने प्रारंभिक पूछताछ में बीएसएफ के अफसरों को बताया कि बीएसएफ में रिक्त पदों पर भर्ती निकली थी। ऑनलाइन परीक्षा गत वर्ष हुई। आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों का संपर्क एक दलाल के जरिए परीक्षा में सॉल्वर बैठाने वाली गैंग से हुआ। गैंग ने छत्तीसगढ़ के सॉल्वर बैठाने की व्यवस्था कराई। परीक्षा के आवेदन पर नाम और डॉक्यूमेंट अभ्यर्थी के लगाए गए, लेकिन फोटो सॉल्वर का लगाया गया था। परीक्षा के समय बायोमेट्रिक और भी सॉल्वर के लिए गए थे। यही कारण है कि जब ट्रेनिंग के लिए पहुंचे इन अभ्यर्थियों के दस्तावेज परीक्षण हुए तो वो पकड़े गए। पुलिस फिलहाल पकड़े गए अभ्यर्थियों से पूछताछ कर रही है ताकि पूरे रैकेट का खुलासा हो सके। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। मां नर्मदा के प्रकट उत्सव पर शहर के सभी नर्मदा तटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया था। मां नर्मदा को चुन्नी अर्पित की गई, उनका अभिषेक और स्नान किया गया और फिर देर रात महाआरती का इंतजार किया गया। मां नर्मदा के प्रकट उत्सव पर नर्मदा के सभी 8 तटों पर सुबह से ही हजारों की तादाद में श्रद्धालु नर्मदा तटों पर पहुंचना शुरू हो गए थे। सबसे पहले माता को चुनरी अर्पित की गई और उसके बाद पवित्र स्नान किया गया और उसके बाद फिर पूजन अर्चन और अभिषेक किया गया। इस दौरान 2 कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल और राकेश सिंह ने भी मां नर्मदा का अभिषेक किया, पूजन अर्चन किया और उसके बाद अलग अलग समय पर आरती का प्रावधान है तो वो आरती की गई। लेकिन देर रात की जो मुख्य आरती है उसके लिए दर्शक और श्रद्धालुगण इंतजार करते हुए नजर आए। इस बार राज्य शासन के निर्देश पर चूंकि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थी, इसलिए श्रद्धालुओं को नर्मदा तट तक पहुंचने में कोई परेशानी या दिक्कत नहीं हुई। अरुण दुबे, एक्सप्रेस रिपोर्टर, जबलपुर।
शादी में डांस के दौरान युवक पर हुआ चाकू से हमला, आरोपी ने युवक के साथ गाली गलौज कर की मारपीट। घायल युवक को इंदौर किया गया है रेफर। जी हां, धार जिले के मनावर के ग्राम हनुमंतिया में एक शादी समारोह के दौरान एक युवक पर चाकू से हमला हुआ है। आरोपी ने गाली गलौज करते हुए युवक के पेट में कई बार चाकू से वार कर दिया, जिसमें 19 साल का युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना सोमवार देर रात्रि की बताई जा रही है। घटना के समय शादी समारोह में लोग डीजे पर डांस कर रहे थे, तभी युवक का हाथ लगने पर विवाद हो गया और बालू डावर के घर के सामने आरोपी सावन जर्मन ने पहले युवक रोहित पिता सकम को अपशब्द कहे और फिर उसके पेट में कई बार धारदार चाकू से वार कर दिया। गंभीर हालत में घायल रोहित को ग्राम सरपंच संतोष के द्वारा मनावर के सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उसका उपचार डॉक्टरों ने किया, जिसके बाद उसे जिला चिकित्सालय बड़वानी रेफर कर दिया गया। वहां भी हालत गंभीर होने के कारण उसे इंदौर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं बांकानेर पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 296, 109 BNS के तहत मामला दर्ज कर लिया है। चाकूबाजी करने वाले फरार आरोपी की तलाश पुलिस सरगर्मी से कर रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने की बात भी की जा रही है। धार से एक्सप्रेस रिपोर्टर गौरव बर्फा। भिंड जिले में इन दिनों रेत और खनन माफियाओं का आतंक जबरदस्त है। जहां रेत माफिया किसी भी अधिकारी के ऊपर हमला कर देते हैं, यहां तक कि किसानों की भी हालत बहुत खराब है। बता दें कि भिंड में इन दिनों भिंड जिला इन दिनों अवैध रेत उत्खनन की मंडी बन चुका है। भिंड जिले में रेत की कोई वैध खदान नहीं है, क्योंकि रेत खदानों के अभी तक टेंडर नहीं हुए। बता दें कि भिंड जिले में अवैध उत्खनन के कारण हर वर्ष सरकार को लाखों करोड़ों रुपए का राजस्व का चूना लगता है, क्योंकि अवैध उत्खनन करने वाले नदी के किनारे अपने प्राइवेट लोडर और ट्रैक्टर ट्रॉलियों में रेत भरकर भिंड जिले के बाहर भेजते हैं, जिस पर लगाम लगाने के लिए कोई तैयार नहीं रहता। जब भिंड कलेक्टर ने इस पर लगाम लगाने की कोशिश की तो माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो कलेक्टर को भी नहीं छोड़ते, क्योंकि भिंड कलेक्टर इन दिनों अपने दम पर अवैध उत्खनन पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उनका जिले में कोई साथ न देने के कारण भिंड कलेक्टर अकेले पड़ गए, जिस कारण भिंड कलेक्टर जब कोई वाहन पकड़ते हैं, उनके साथ माइनिंग की या किसी अन्य प्रकार की टीम होती है, तो भिंड कलेक्टर की टीम के ऊपर हमला कर दिया जाता। वहीं अगर हम बात करें तो भिंड जिले में अवैध उत्खनन के कारण जहां लोगों में रोष व्याप्त है, क्योंकि लोगों की खेत की फसल भी नुकसान करती है, लोगों की फसलों का नुकसान होता है। भिंड में जो रेत माफिया हैं वह लोगों को खेत में ज़बरदस्ती रास्ता बना लेते हैं। इन सब का दोषी कौन है? क्योंकि अकेले कलेक्टर के करने से कुछ नहीं हुआ। अकेले कलेक्टर जब कोई कार्य करता है तो कलेक्टर के पीछे गाड़ियाँ लग जाती हैं, जिससे यह लगता है कि कलेक्टर कहाँ जा रहे हैं। कलेक्टर की पूरी लोकेशन ट्रेस की जाती है, जिसके बाद जब कलेक्टर प्राइवेट गाड़ियों में रेत को पकड़ने जाते हैं तो उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है। भिंड जिले की यह समस्या कब खत्म होगी, अपने आप में एक सोचनीय प्रश्न है। बता दें कि भिंड में इन दिनों रेत माफिया अपने चरम पर है। रेत माफियाओं को किनका संरक्षण है, यह एक बात बहुत ही सोचनीय है, क्योंकि भिंड जिले में रेत माफिया किसी भी किसान के खेत में अपनी रोड बना के अवैध रेत का उत्खनन करते हैं। वहीं जब भिंड कलेक्टर उस रेत को पकड़ने को जाते हैं, रेत माफिया उनकी लोकेशन लेते हैं, रेत माफिया उनके पीछे लग जाते हैं, उनके सहकर्मियों कलेक्टर के ऊपर हमले की कोशिश करते हैं। ऐसी घटना भिंड कलेक्टर के साथ हो चुकी है। अब देखने वाली बात है कि रेत उत्खनन माफियाओं पर प्रशासन किससे शिकंजा कसता है, क्योंकि इन दिनों भिंड रेत माफिया की गिरफ्त में है। भिंड में रेत माफियाओं का आतंक है। भिंड से एक्सप्रेस रिपोर्टर अमरकांत सिंह चौहान। नगरीय निकाय चुनाव के लिए भाजपा ने 20 बिंदुओं का घोषणा पत्र जारी किया है, जिसे अटल विश्वास पत्र का नाम दिया गया है। वहीं कांग्रेस ने अभी घोषणा पत्र के पहले आरोप पत्र जारी किया है। बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जनता से सुझाव लेकर बनाया है। बीजेपी का दावा है कि इस घोषणा पत्र को तैयार करने में 3,500 लोगों की सुझावों को अमल में लाया गया है। घोषणा पत्र के प्रमुख वादों पर नजर डालें तो नजूल भूमि के स्वामित्व के लिए नया कानून बनाएंगे, पट्टा धारकों को भूस्वामी बनाएंगे, महिलाओं की संपत्तियों पर प्रॉपर्टी कर में 25% की विशेष छूट देंगे, हर नगर निगम में महापौर सम्मान निधि की स्थापना किया जाएगा, यूपीएससी की मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को 1 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देंगे,
स्कूल कॉलेज में मुफ्त वाईफाई की सुविधा होगी, स्कूल कॉलेज में छात्राओं के लिए फ्री सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराना होगा, हर घर में कचरा बाल्टी मुहैया कराएंगे। इस तरह से बहुत सारे 20 बिंदुओं के घोषणा पत्र जारी किया गया है। वहीं कांग्रेस की ओर से 25 बिंदुओं के आरोप पत्र जारी किए गए हैं। अब देखना लाजमी होगा कि जनता पर बीजेपी के घोषणा पत्र का असर पड़ता है या कांग्रेस के आरोप पत्र का। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू। रतनपुर में सियासी सरगर्मियां तेज है और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के राजनीतिक दलों की जो है सक्रियता वो बढ़ गई है। हर कोई अपनी प्रचार प्रसार में जुटा हुआ है। लगभग अध्यक्ष के लिए 10 प्रत्याशी जो है चुनावी मैदान पे हैं। सभी अपने प्रचार प्रसार की कर रहे हैं और लगातार हर वार्ड और हर क्षेत्र में प्रत्याशियों की पहुंचने का जो सिलसिला है वो जारी है। चाहे पार्षद हो या अध्यक्ष हो, कोई भी पीछे नहीं हट रहा है, दमखम के साथ अपने प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बीजेपी का कल कार्यकर्ता सम्मेलन है। इसे छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव जो है वो पहुंचेंगे। रतनपुर के महामाया ग्राउंड में एक सभा आयोजित की जाएगी और कार्यकर्ता सम्मेलन को वो संबोधित करेंगे और बीजेपी जो कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष और पार्षदों के पक्ष में वो जनता से वोट देने की अपील करेंगे। एक्सप्रेस रिपोर्टर कान्हा तिवारी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। मिल्कीपुर उपचुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है, जबकि समाजवादी पार्टी इस सीट को बचाने में पूरी ताकत लगा रही है। अयोध्या में मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 5 फरवरी को मतदान होगा। इससे पहले भाजपा और सपा ने सारा जोर लगा दिया है। इस उपचुनाव में भाजपा और सपा आमने सामने हैं, जबकि कांग्रेस ने सपा को समर्थन दिया है। बाकी पार्टियां लड़ाई से बाहर हैं। वहीं सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने एक मामले में प्रेस वार्ता करने आए तो वह दलित युवती के मामले को लेकर रोने लगे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर सपा को ही घेरते हुए कहा कि सपा पाजी और गाजी को अपना प्रिय मानती है। सपा भाजपा दोनों पार्टियां आपस में एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। अब परिणाम आने पर साफ होगा कि जनता किसके साथ है। इस उपचुनाव के हार जीत से सरकार पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ठीक आमने सामने हैं। अब देखना होगा कि इस लड़ाई में कौन सी पार्टी का वर्चस्व आगे बन पाता है। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर पवन सिंह। अमरोहा जनपद में चोरों के हौसले बुलंद हैं। एक के बाद एक चोरी घटना को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पुलिस चोरी घटना को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। अमरोहा के गजोड़ा थाना क्षेत्र में स्थित कोरे सेंटर में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। जब कोरे ऑफिस के मैनेजर मोहित कुमार दुकान पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चोरों ने सीढ़ी के पास की दीवार काटकर अंदर प्रवेश किया। चोर 1,20,000 रुपए नकदी समेत लाख रुपए का सामान चोरी कर ले गए। इतना ही नहीं, अपने कदमों को छिपाने के लिए सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी साथ ले गए। पीड़ित मैनेजर के अनुसार नकदी के अलावा लाखों रुपए का और भी सामान चोरी हुआ है, जिसकी गणना की जा रही है। इस घटना ने पुलिस की रात्रि गश्त अवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्षेत्र में लगातार बढ़ती चोरी घटनाओं से व्यापारियों में दहशत का माहौल है। व्यापारी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उधर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला गजोड़ा थाना क्षेत्र के मोहल्ला जवाहर नगर का है, जहां अमरोहा निवासी मोहित कुमार ने मोहल्ला जवाहर नगर में कोरियर का ऑफिस बना रखा है। देर रात चोरों ने जीने का दीवार कोमल लगाकर चोरी घटना को अंजाम दिया। चोर 1,20,000 नकदी समेत लाखों रुपए का सामान चोरी कर ले गए। जैसे मैनेजर ऑफिस में पहुंचे, उसके कोमल लगाते उसके होश उड़ गए। ये घटना की तहरीर पुलिस को देकर जल्द घटना खुलासे की मांग की है। इस पूरे मामले सर्किल से कहना है कि चोरी का मामला संज्ञान में आया है, घटना का जल्द खुलासा किया जाएगा। अमरोहा से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए कपिल कुमार।